future judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you certain important questions of Domestic Violence Act. जी हाँ, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली ये एक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आइए देखते हैं. The first question on our list is explain domestic violence as provided under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. यहाँ पर आपको domestic violence जो term है उसे explain करने के लिए कहा जा रहा है. तो पहले आप जो है domestic violence की definition जो section 3 में आपको दिया गया है वो define करेंगे और फिर briefly आप जो explanation में provide करे गए हैं 4 तरह के physical abuses उनके बारे में भी बता सकते हैं. This question will depend on मार्क्स. कितने मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अगर ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप इसका एक लॉन्ग आंसर लिखेंगे और अगर कम मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप इसमें एक शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो यहां पर कुछ एक टर्म्स हैं जो कि डीवी एक्ट में यूज किए गए हैं. उन टर्म्स को डिफाइन करने की बात की जा रही है. तो पहला है अग्रीव्ड पर्सन जो कि आपको मिलेगा सेक्शन 2A में. फिर आता है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप, फिर आता है आपका रिस्पोंडेंट, फिर आता है आपका शेयर्ड हाउस होल्ड जो कि 2Q में मिलेगा, रिस्पोंडेंट आपको 2R में मिलेगा. तो इस तरह से आप जो है इसका एग्जैक्ट जो बैरक में लिखा है अगर वो याद नहीं रख सकते तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन सभी सेक्शंस के, आपको वो याद रखने होंगे कि एसेंशियल्स क्या कहते हैं, कैसे एक हाउस होल्ड शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है. तो अगर आप एसेंशियल्स भी लिख देंगे तो ये एक वैलिड आंसर माना जाएगा. इसलिए एज इट इज बेयर एक्ट का लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट जब हम बात करते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर. प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के ड्यूटीज और फंक्शंस जो हैं आपको सेक्शन 9 में देखने के लिए मिलेंगे. वहां पर बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को अग्रीव्ड पर्सन की किस तरह हेल्प करनी होती है, किस तरह उसे किसी सेफ प्लेस में लेकर जाना होता है, ट्रीटमेंट अगर किसी तरह का रिक्वायर्ड है, किसी तरह की असिस्टेंस कंप्लेंट फाइल करने में रिक्वायर्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये भी एक आपका शॉर्ट टू मीडियम लेंथ का आंसर जो है बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मॉनेटरी रिलीफ्स एंड कॉम्पनसेशन टू द अग्रीड वुमेन अंडर द एक्ट. तो मॉनेटरी रिलीफ्स जो है वो आपके सेक्शन 20 में दिए गए हैं और जो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बातें हैं वो आपकी सेक्शन 22 में दी गई हैं. तो ये दोनों ही ऑर्डर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे वैलिड है. मॉनेटरी रिलीफ या कॉम्पनसेशन दोनों में से एक चीज मिलेगी ऐसा नहीं है. अगर एक अग्रीव्ड वुमेन का केस फिट होता है तो वो ये दोनों ही ऑर्डर्स, ये दोनों ही रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकती है. तो इसके ऊपर भी आपका एक शॉर्ट टू मीडियम लेंथ आंसर बन सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज again very important. What category of magistrate has been empowered to pass orders on the application of the aggrieved woman, aggrieved person? तो यहां पर आपसे मजिस्ट्रेट पूछा जा रहा है. तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि कौन से मजिस्ट्रेट्स हैं जो एम्पावर्ड हैं एक्ट में. तो यहाँ पर JMFC एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है एम्पावर्ड होते हैं और दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एम्पावर्ड होते हैं उस एरिया के जहां पर रिस्पोंडेंट रिजाइड करता है या फिर अग्रीव्ड पर्सन रिजाइड करता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यानी कि कोई इंसिडेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ है वो उस प्लेस में हुआ है. ये भी आपको डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट का मीनिंग क्या है. फिर साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये कहना है कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर्स दैट मे बी पास्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे आपको वो सभी ऑर्डर्स बताने होंगे. अगेन डिपेंडिंग ऑन द नंबर द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन. अगर ये लॉन्ग आंसर है तो आपको इसे अच्छे से लिखना होगा जिसमें आपको सभी ऑर्डर्स का थोड़ा थोड़ा डिटेल बताना होगा कि ये ऑर्डर्स कौन से सेक्शन में और इस ऑर्डर में क्या क्या रिलीफ जो है वो प्रोवाइडेड है. प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताएंगे, मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बताएंगे, कॉम्पनसेशन के बारे में बताएंगे, कस्टडी ऑर्डर और रेजिडेंस ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर्स आप डिस्कस करेंगे. अगर मार्क्स ज्यादा अलॉटेड है क्वेश्चन के लिए तो आप इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसे ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं. अगला पार्ट जो है इसी सेम क्वेश्चन का वो है वेदर सच मैजिस्ट्रेट कैन पास एन इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर. तो यहाँ पे इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास करने की भी पावर्स दी गई हैं मैजिस्ट्रेट्स को एक्ट में. कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो पावर्स दी गई हैं, वो भी आपको डिस्कस करने होंगे ब्रीफली. तो इस तरह कुल मिला के ये आपका एक अच्छा लॉन्ग आंसर जो है क्रिएट हो सकता है.
आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, a woman is subjected to domestic violence by her partner in a live-in relationship. Can such woman get a remedy under the Protection of Domestic Violence Act? यहां पर आपसे लिव इन रिलेशनशिप वाली जो अग्रीव वुमेन है उसका स्टेटस पूछा गया है। क्या एक अग्रीव वुमेन जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो किसी तरह का रिलीफ मांग सकती है एक्ट में? जी हाँ, बिल्कुल मांग सकती है। अब जो कि एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है कि नेचर इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वहां पर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी एक रिलेशनशिप है जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज है, तो ये इंक्लूड होगा। और साथ ही आपके पास में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां पर इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा और भी बहुत सारे जो जजमेंट्स अभी लेटेस्ट आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो उन सभी को मिलाकर के आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यहां पर आपको ये प्रूव करना है कि हाँ, दैट द अग्रीव्ड वुमन who is living in a live-in relationship with a person, with a partner, may also file a complaint under the Domestic Violence Act. So these were the most important questions for DV Act. Thank you for watching.